नमस्कार दोस्तों, डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज़ के बारे में दैट आर क्यूरेटेड एज पर द डिमांड ऑफ द यूपीएससी। सो द टॉपिक इज द इकोनॉमी। सो हेयर वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द ब्लॉक्ड अमाउंट लाइक फैसिलिटी फॉर ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग के लिए एक फैसिलिटी है, ठीक है, विच इज़ नोन एज दी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय दी ब्लॉक्ड अमाउंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है दी ASBA इज एन एप्लीकेशन बाय द इन्वेस्टर्स दैट कंटेन द ऑथराइजेशन टू द सेल्फ सर्टिफाइड syndicate बैंक टू ब्लॉक in the bank account the application money for subscribing to an issue. The next statement is the facility will be optional for the investors and the stockbrokers. The third statement is recently the SEBI cancelled the application supported by the blocked amount like the facility for trading the secondary market. Now which one of the following is the correct option? So the correct option of the given question is A, that is option 1 and 2 are correct. देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दैट द ASBA इट इज़ एन एप्लीकेशन बाय द इन्वेस्टर्स दैट कंटेन्स द ऑथराइजेशन टू द सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, ये सही है, टू ब्लॉक द अकाउंट एप्लीकेशन मनी फॉर सब्सक्राइबिंग एन इशू। ठीक, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, अभी क्या हुआ है बेसिकली कि सेबी जो है, ठीक है, दैट इज़ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सेबी ने क्या किया है, एक फ्रेमवर्क को अप्रूव किया है फॉर दी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय दी ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्लियर? नाउ द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द फैसिलिटी विल बी ऑप्शनल फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द स्टॉक मार्केट स्टॉक ब्रोकर्स। नाउ दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द recently the SEBI cancelled the application supported by the blocked amount like facility for trading in the secondary market. Now this option is incorrect because this application is also applicable or also available for the secondary market. Now what is the difference between the primary and the secondary market? Primary market मतलब जहाँ पर फर्स्ट टाइम में, ठीक, फर्स्ट इंस्टेंस में अगर कहीं पर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, सो दैट इज़ दी प्राइमरी मार्केट. If the trading is happening on the second instant, it is known as the secondary market. Getting it? यानी कि जैसे सपोज आपने पहली बार जैसे सपोज IPO जनरेट हुआ और फर्स्ट टाइम में वहाँ पर कहीं पर ट्रेड हो रहा है, तो दैट इज़ द प्राइमरी मार्केट. आपने IPO खरीदा कहीं किसी कंपनी का, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज़ द फर्स्ट प्राइमरी मार्केट. फिर आपने खुद किसी को बेच दिया, तो वो जो बेचा जाएगा मार्केट में, दैट विल नोन एज द सेकेंडरी मार्केट. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, which of the following recognized as the three sisters by the World Trade Organization's sanitary and the phytosanitary measures agreement. ठीक है, तो थ्री सिस्टर्स मीजर्स क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. पहला है दी कोडेक्स एलिमिनेचरिस कमीशन. नेक्स्ट इज दी इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल health. Now which one of the following is the correct answer? So the correct answer of the given question is B, that is the 1, 2 and 4. Now अब बात करते हैं फर्स्ट WTO के बारे में. WTO के बारे में पता होगा, इट इज़ दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो दुनिया में जो भी ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड में, उसको वो कंट्रोल करता है. नाउ यहाँ पर बात कर रहे हैं the measures regarding the sanitary and the phytosanitary. What is this means? Sanitary phytosanitary means कि जैसे कहीं पर आप कोई एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट जब होता है तो उस एक्सपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली ये देखा जाता है कि कोई जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग द फूड और एनीथिंग एल्स, वीट, ठीक, तो क्या उसमें कोई ख़राब वीट तो नहीं है, क्या उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है. क्लियर? तो ये सब चेक करने के लिए क्या होता है, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स को कंसीडर किया जाता है. नाउ अब यहाँ पर बात कर रहा है द थ्री सिस्टर्स के बारे में ऑफ दी WTO. ठीक, तो WTO के जो थ्री सिस्टर्स हैं, ठीक, अगर उनकी बात किया जाए तो उसमें पहली आती है इट इज़ दी कोडेक्स कमीशन. क्लियर? और दूसरा क्या आता है, IPPC, दैट इज़ दी इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन. और थर्ड आता है दी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी एनिमल हेल्थ. ठीक है, तो ये तीन कमीशंस आते हैं किसमें, WTO की थ्री सिस्टर्स में.
और सैनिटरी फाइटोसैनिटरी का मीजर्स का काम क्या होता है, टू एसेस कि जो भी प्रोडक्ट जा रहा है उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय दी आरबीआई लुक्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। सो आरबीआई एक रिपोर्ट निकालता है विच इज़ दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसके क्या एस्पेक्ट हैं, कौन कौन सी बातों का ये कंसिडर करती है। द फर्स्ट इज डू Indian banks, both the public and the private, have enough capital to run their operations? Are the levels of the bad loans within the manageable limits? The third is, are different sectors of the economy are able to get credit for the economic activity? Now, which one of the following is the correct answer? So the correct answer of the given question is D. सारी चीज़ों को मेजर करता है। देखिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई निकालता है दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और इससे ये देखता है कि बैंक के पास कितना जो क्रेडिट है, ठीक, उस क्रेडिट को वो कैसे मैनेज कर रहा है और क्या वो फाइनेंशियली वायबल है। ठीक, सो आरबीआई चेक द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द बैंक्स। द फर्स्ट thing it checks is, do Indian banks have enough capital to run their operations? And this will check for both the public and the private banks. The next thing it will check is, are the level of the bad loans within the manageable limits? Clear? Now what is the bad loans? Bad loans क्या होते हैं? Bad loans are those loans जिनको बैंक ने दिया है एज ए लोन, ठीक, पर उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। ठीक, रिकवरी इज़ नॉट डन येट। क्लियर। जैसे सपोज देयर अ टाइम ऑफ 90 डेज, अगर 90 डेज तक जो लोन है वो रिकवर नहीं हुआ, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज दी बैड लोन। ठीक, अगर जैसे क्रॉप की बात करें, क्रॉप्स की, ठीक है, तो क्रॉप्स में शायद मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे बी 2 क्रॉप की सीजिंग पीरियड होता है, ठीक है ना, कल्टिवेशन पीरियड होता है। अगर 2 क्रॉप तक वो नहीं आया रिटर्न तो इट विल बी कंसिडर्ड एज दी बैड लोन। क्लियर। सो ये होता है क्या, बैड लोन। और बैड लोन के लिए क्या बेसिकली रिकन्स्ट्रक्शन कमेटी भी बनाई गई थी, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था फैक्ट। द थर्ड इज, आर द डिफरेंट सेक्टर्स फॉर द इकोनॉमी आर एबल टू गेट द क्रेडिट फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस सारी चीज़ों को एसेस किया जाता है अंडर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय द आरबीआई। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th, consider the following statement regarding the standing deposit facility. ठीक, the first is, it has been introduced by the Reserve Bank of India. Next is, like the marginal standing facility, the standing deposit facility will be available on all the days of the weeks throughout the year. It aims to induce the liquidity in the system to promote the growth. Now which one of the following is the correct answer? So the correct answer of the given question is A, that is only statement 1 and 2 is correct, third is not correct. Now अब बात करते हैं कि ये होता क्या है, थोड़ा सा इसको बारे में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कंसिडर फॉलोइंग स्कीम रिगार्डिंग दी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ दी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्लियर। ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कहीं ना कहीं डिपॉजिट के बारे में। ठीक है, डिपॉजिट कौन डिपॉजिट करेगा, बैंक के डिपॉजिट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि बैंक के पास एक्सेस अमाउंट होता है, ठीक है, टू वो जो एक्सेस अमाउंट होता है तो उसका बैंक करेगा क्या, तो उस एक्सेस अमाउंट को क्या करता है, बैंक डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, दिस इज नोन एज दी ओवरनाइट डिपॉजिट। ओवरनाइट डिपॉजिट, तो बैंक उस एक्सेस अमाउंट को क्या करता है, ओवरनाइट डिपॉजिट। ठीक, एंड ऑन दिस डिपॉजिट बैंक विल अर्न सम इंटरेस्ट। क्लियर। सो दिस इज नोन एज दी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और एक और टर्म है यहाँ पर विच इज दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। Now what is the marginal standing facility? Now बैंक क्या करता है, क्लियर, तो एमएसएफ में क्या होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में, इफ़ लेट से द बैंक वांट द मनी, क्लियर, द बैंक वांट द मनी। अब बैंक को क्या चाहिए, मनी चाहिए, तो वो 2 तरह से ले सकता है। सपोज वो आरबीआई से ले रहा है, ठीक है, रेपो रेट पे। क्लियर, तो या तो वो रेपो रेट पे ले सकता है आरबीआई से, ठीक है, बैंक जो है, ठीक है, वो जो बैंक है ये रेपो रेट पे पैसे ले सकता है। ठीक, और एक और तरीका होता है वो
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर भी बैंक पैसे ले सकता है, बट डिफरेंस ये है रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे कि हमेशा जो एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो 0.2% नियर अबाउट जो होता है वो ज़्यादा रहता है किससे, रेपो रेट से। क्लियर, रेपो रेट से तो रेगुलर बेसिस पे बैंक लेता ही है, पर एमएसएफ में वो 0.2% उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और मोस्टली ये लिया जाता है ओवरनाइट के लिए, यानी कि जिससे सपोज उनको कैपिटल की शॉर्टेज है तो ऑन दैट टाइम दे कैन टेक फ्रॉम दी आरबीआई और फ्रॉम दी मार्केट। तो एमएसएफ क्या होगा, एमएसएफ विल ऑलवेज बी हायर देन दी रेपो रेट। क्लियर, सो दिस यू शुड नो अबाउट इट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था, पहला बोला था कि जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यस इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई। नेक्स्ट इज like the marginal standing facility, the standing deposit facility will be available on all the days, all the weeks throughout the year. This is also correct. So 1 and 2 is the correct option. Now question number 5 की बात करते हैं. Consider the following statement. As per the present rules, the global investors are not allowed to participate in the initial public offering of a company owned by the government. Next, a red herring prospectus is a document filed by the company to SEBI when it plans to raise money through initial public offering. Now which one of the following is the incorrect? कौन सा जो ऑप्शन है वो incorrect है आपका? So the correct option is A, that is only the option 1 is incorrect, second जो है वो correct है। Clear? Now पहला इनकरेक्ट है, क्या है, क्यों है इनकरेक्ट? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में एज पर दी रूल्स, प्रेजेंट रूल्स, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी आईपीओ। ठीक, नाउ दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी आईपीओ ऑफ अ कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सो ईदर द कंपनी क्या है, यहाँ लिखा था ना कंपनी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इफ द कंपनी इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट सो ऑन दैट टाइम ऑल्सो द ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर अलाउड। ठीक है, इसमें लिखा था नॉट अलाउड पर दे आर अलाउड। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी आईपीओ, वन इज दी एफपीओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी आईपीओ एंड एफपीओ? आईपीओ मीन्स द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ मीन्स द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी है, लेट्स से इफ देयर इज अ कंपनी, क्लियर, और वो कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में निकाल रही है, तो दैट इज इट विल बी दी आईपीओ। इफ आईपीओ के बाद if the company wants to raise further some money, so that will be raised by the FPO. Clear? FPO। और यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं ना, तो ग्लोबल इन्वेस्टर में भी आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, वन इज द फॉरेन institutional investor and second is the foreign portfolio investor. Now what is the difference between the foreign institutional investor and foreign portfolio investor? Institutional investor का मतलब क्या होता है कि here we are talking about the one single investor, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा एक ग्रुप है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, दे विल गोइंग टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है जो फर्स्ट था वो इस वजह से गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा होता है, द रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट इज अ डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय द सेबी, ठीक है, व्हेन इट प्लान टू रेज द मनी थ्रू द आईपीओ। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द क्वेश्चन सेज दैट द फंड एलोकेटेड बाय द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन to the countries depends upon the country income level and performance record in managing their economies and the ongoing IDA projects, lack of the creditworthiness to borrow on the market term. Now which one of the following is the correct option? So the correct answer of the given question is D, means all the statement are correct. ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं IDA। ठीक है ना, आईडीए इट इज़ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक, तो अब बात कर रहा है कि जो आईडीए फंड देता है, ठीक है, तो वो जो फंड है वो किस पे डिपेंड करेगा बेसिकली। ठीक है,
तो पहला बोल रहा है इट विल डिपेंड ऑन द कंट्री इनकम लेवल. येस डेफिनेटली दैट फंड विल डिपेंड अपॉन द कंट्रीज इनकम लेवल. The next thing, it will depend also upon the performance record in the managing their economies and the ongoing IDA projects. तो जो IDA जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पहले से, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा और पहले की उनकी क्या प्रीवियस परफॉर्मेंस रहेगी उस पर भी डिपेंड करेगा. द नेक्स्ट थिंग, इट विल द लैक ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस टू बोरो ऑन दी मार्केट टर्म्स. ठीक है ना, अगर किस तरह से उन्होंने पहले के प्रीवियस जो लोन लेके रखे हैं कैसा उनकी क्रेडिट की है, ठीक है, लोन वापस किए नहीं किए. सो इट विल डिपेंड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स. सो हेंस द डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सचेंज ट्रेड फंड. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, clear. The first statement is the ETF, it is a passive fund listed and traded on the stock exchange like shares. ETF, one can buy and sell units at the prevailing market prices on the real time basis during the market hours. Usually the fund manager selects stock based on the customer choice. Now which one of the following is the correct answer? So the correct answer of the given question is C. That is only the first and second option is correct. Clear? तो यहाँ पर बात कर रहा है क्या, ETF फंड के बारे में. तो ETF फंड जो है इट इज़ अ पैसिव फंड लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक द शेयर. नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इट ETF one can buy and sell unit at the prevailing market price on the real time basis during the market hours. This is also the correct. ठीक. और ETF जो होता है इट इज़ अ बेसिकली पैसिव फंड. ठीक है ना, तो ये तो पता ही होना चाहिए. और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यूजली द फंड मैनेजर सेलेक्ट्स द स्टॉक बेस्ड ऑन द कस्टमर चॉइस, ऐसा कोई भी प्रोविज़न यहाँ पर नहीं है. ठीक. सो मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. Import cover is the number of the month of the import that could paid off by the country's forex reserve. Next, the policy of the import substitutions aim to change the economic structure of the company by replacing the foreign good with the domestic goods. RBI has declared that the minimum 2 years of the import cover is essential for the stability of the rupee. Now, which one of the following statement is correct? So the correct answer of the given question is C, means only the statement 1 and the 3 is correct. Clear? Now, sorry, the correct statement is it is A, means only statement 1 and 2 is correct. ठीक है, तो इसको देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है द इम्पोर्ट कवर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट कवर? इम्पोर्ट कवर मीन्स कि जो भी आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, उस फॉरेक्स रिजर्व से कितना अमाउंट आप इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, जैसे सपोज आप अब कोई भी खर्चा नहीं करो तो जो भी पैसा पड़ा आपके पास गवर्नमेंट के पास, उससे गवर्नमेंट कितने दिनों का इंपोर्ट कर सकती है, दैट इज नोन एज द इंपोर्ट कवर. क्लियर? नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इंपोर्ट कवर इज द नंबर ऑफ द मंथ ऑफ द इंपोर्ट दैट कुड बी पेड बाय द कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व. दिस इज करेक्ट. एज आई टोल्ड यू कि जितना हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उस फॉरेक्स रिजर्व से कितने दिन तक हम सामान मंगा सकते हैं, दैट इज द इंपोर्ट कवर. द नेक्स्ट इज द पॉलिसी ऑफ द इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एम टू चेंज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय रिप्लेसिंग द फॉरेन गुड विद द डोमेस्टिक गुड्स. बिल्कुल सही है, हमें बाहर से चीज़ें ना मंगानी पड़े, दैट्स वाई वी आर प्रमोटिंग द डोमेस्टिक गुड्स, वोकल फॉर लोकल. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द RBI हैज डिक्लेयर्ड द मिनिमम 2 years of the import cover is essential for the stability of the rupee. Now this statement is incorrect because it is not 2 years. RBI has stated that minimum of the 8 to 10 months. Clear? 8 to 10 months of the import cover is essential for the stability of rupee. तो 8 से 10 महीने का हमारा import cover होना चाहिए. import cover के सेंस में अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्रूड ऑयल कवर के बारे में. ठीक है, कि कितना क्रूड ऑयल भी हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए हम अभी हम बना रहे हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व. ठीक है, पेट्रोलियम रिजर्व्स ये भी हम बना रहे हैं. ठीक है, तो इसका भी कवर हमारे पास होना चाहिए. जैसे अभी पाडुर कर्नाटक में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है. ठीक है, और मैंगलोर में है, और चांदीखोल उड़ीसा में है. ठीक, तो कई जगह पे है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व. ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोर करते हैं हम लोग पेट्रोल को. ठीक है, पेट्रोल डीजल या जो भी क्रूड ऑयल है उसके
उसके स्टोरेज की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, FEMA। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट केम एज द सक्सेसर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट with the changing economic condition in the post-liberalization India. The next is this act makes the offences related to the foreign exchange as the criminal offences. ED, that is the Enforcement Directorate, has the power to register a case against the organization under the FEMA for the alleged foreign exchange violation. Which one of the following is the correct answer? So the correct answer of the given question is C, that is statement 1 and 3 is correct. पहला statement क्या कह रहा है? The Foreign Exchange Management Act came as the successor of the Foreign Exchange Regulation Act. So this statement is correct. जो Foreign Exchange Regulation Act है, ठीक, that is the FERA, ये आया था नियर अबाउट 1973 में। ठीक, उसके बाद हमने कहा कि हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, अब हमें क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। सो इन द ईयर ऑफ 1999 हमने क्या किया, वी हैव लॉन्च द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो प्लीज नोट इट डाउन दैट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इट केम इन द ईयर ऑफ 1973, और द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इट केम इन द ईयर ऑफ 1999। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट मेक्स द offenses related to the foreign exchange as the criminal offenses. Clear? Now this you should know that जो भी offenses हैं, ठीक है ना, उसको ये criminal offenses नहीं consider करेगा. The offenses will be considered as the civil offenses. Clear? The offenses will be considered as the civil offenses, not the criminal offenses. ऐसे आप समझ सकते हो. If let's say if there is any issue or if there is any case regarding the monetary फॉल्ट, ठीक है, तो वो जो मॉनेटरी इशू है बेसिकली, तो इट विल बी डेल्ट अंडर द सिविल कोड, ठीक है ना, इट विल नॉट डेल्ट अंडर द क्रिमिनल कोड, ठीक है ना. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं. सो जो भी ऑफेंसेस होंगे इट विल बी डेल्ट एज द सिविल ऑफेंसेस, नॉट द क्रिमिनल ऑफेंसेस. क्लियर. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज enforcement director, which is ED, has the power to register the case against an organizations under the Foreign Exchange Management Act for the alleged foreign exchange violation. Now this is correct कि ED क्या है. ED basically केसेस रजिस्टर कर सकती है फॉर अगेंस्ट दी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉर द एलिज्ड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन. एंड प्लीज नोट इट डाउन. मोस्टली क्या होता है, मोस्टली इफ देयर इज अ सिविल ऑफेंसेस, ठीक है, सो जो आपको प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है ना, या प्रूफ जो होता है, प्रूफ ऑफ बर्डन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक. प्रूफ ऑफ बर्डन जो होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है. बट ईडी के केस में क्या है, इफ़ यू हैव बुक्ड अंडर दी फेमा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो प्रूफ ऑफ बर्डन है इट विल बी ऑन दी एक्यूज्ड, ठीक है, तो वो एक्यूज्ड के ऊपर होगा. तो ये इसका बड़ा ही एक लूप होल है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर रहा है इन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट हैविंग द फॉर्मल एग्जिस्टेंस बट विद द क्लोज टू नो ऑपरेशन और द एसेट इज कॉल्ड. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द घोस्ट इकोनॉमी. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपली कि एक कोई इकोनॉमी है एंड द टर्म्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट हैविंग द फॉर्मल एग्जिस्टेंस, उसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस तो है बट विद द क्लोज टू नो ऑपरेशन और द एसेट. मतलब एक इकोनॉमी में कोई एस्टेब्लिशमेंट है, क्लियर, एंड उस एस्टेब्लिशमेंट का फॉर्मल एग्जिस्टेंस तो है बट दैट एग्जिस्टेंस इज देयर विदाउट एनी ऑपरेशन और एसेट, यानी कि उसका कोई भी ऑपरेशन और कोई भी एसेट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोस्ट कंपनी. देयर वाज अ टर्म ऑल्सो इन द न्यूज़ विच इज़ द घोस्ट फ्लाइट, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको. घोस्ट फ्लाइट क्या होता है, बेसिकली कई सारी फ्लाइट्स जो थी वो यूरोप से और एशिया के बीच में से चल रही थी, ठीक है, खाली चल रही थी, मतलब देवर नो पैसेंजर इन इट, ठीक है. सो वो इसलिए चल रही थी जस्ट टू मेंटेन दी रेपुटेशन ऑफ दी फ्लाइट्स की नहीं हमारे जो पैसेंजर हैं हमको मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोल रहे थे घोस्ट फ्लाइट, ठीक है. तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी. क्लियर. तो यहाँ पर बोल रहा है अ कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी इज द वन इन विच द कंपनी गोज बैंकरप्ट, दोज रनिंग इट ओनली हैव टू पे द सम दे हैव गारंटीड इट
to pay when it was set up. Next statement is saying that such a company has no shareholders but is owned by the group of the people called the member or the guarantor. The third statement is saying usually this structure is put in the place for the charitable organizations and the non-profits. Now which one of the following is the correct options? आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ मैं. ऑप्शंस ये हैं ऑप्शंस, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से करेक्ट है, आपको वो चूज करना है. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज डी, यानी कि जो सारे ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं. ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है इसमें. ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है कि रिगार्डिंग दी लिमिट कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी. एक कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी के बारे में क्वेश्चन है. कोई कंपनी है, इट इज़ लिमिटेड बाय द गारंटी. तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी इज वन इन विच द कंपनी गोज बैंकरप्ट. अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो दोज रनिंग it only have to pay the sum they have guaranteed to pay when the company was started. So कहने का मतलब है कि कंपनी गारंटेड बाय दी कंपनी लिमिटेड बाय दी गारंटी अगर है कोई कंपनी, तो अगर somehow if the company goes bankrupt, so the owner of the company they only have to pay that much amount that they have committed to pay on the genesis of the company. Clear? The next statement is saying that such a company has no shareholders but is owned by the group of the people called the member of the guarantor. तो सही है कि जो कंपनी जो है उसके कोई शेयर होल्डर्स नहीं होती है, मतलब उसने बेसिकली कोई अपना IPO नहीं निकाला होता है, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है. ठीक है ना. सो द कंपनी इज ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ द पीपल that called as the member or the guarantor. The next is usually this structure is put in the place for the charitable organizations and the non-profit. Now this statement is also correct. तो सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 12 इज टॉकिंग अबाउट दी GST काउंसिल. ठीक है ना. सो GST काउंसिल के बारे में क्वेश्चन है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल shall be taken by the majority of not less than 3/4 of the weighted voters of the member present and voting. Then next is the vote of the central government in the GST council meeting shall have weighted of 2/3 of the total vote cast. Now which one of the following is incorrect? कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. ठीक है. So the correct answer of the given question is B, means only the second one is incorrect. यानी कि जो दूसरा वाला है क्वेश्चन, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है. ये वाला जो इनकरेक्ट है, यानी कि पहला वाला जो है वो करेक्ट है. पहला पढ़ते क्या लिखा हुआ है कि देखिए लिखा हुआ है कि कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, एवरी डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल्स शैल बी टेकन विद द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4. प्लीज नोट इट डाउन. 3/4 की मेजॉरिटी चाहिए अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो इन द GST council. So you need at least 3/4 of the majority. Only then the decision will be valid. But please note it down. The majority will be 3/4 with the member present and voting. With the member present and voting. जब सिंपल मेजोरिटी हम लोग लेते हैं, सिंपल मेजोरिटी लेते हैं हम लोग पॉलिटी में, तो हम लोग क्या करते हैं, द सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया, 50% +1. ठीक, विद द मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग. तो वहाँ प्रेजेंट भी है और वोट भी दे रहे हैं, तो उनका 3/4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर. क्लियर. और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बहुत बात कर रहे हैं दैट द वोट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द GST काउंसिल मीटिंग शैल हैव द वेटेज ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट. तो यहाँ पर जो वोट है, ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ये 2/3 ना होके ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा. 1/3 सिंपल से आप ऐसे समझें कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा उसका जो वेटेज होगा 1/3. क्लियर. बट अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका जो वेटेज होगा वो 2/3 होगा. क्लियर. सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होगा, 1/3 हो जाएगा. स्टेट गवर्नमेंट का कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा. ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि GST क्या है, GST इज़ मोर अबाउट द स्टेट. क्लियर. GST इज़ मोर अबाउट द स्टेट, इसलिए GST कंपनसेशन भी देते हैं. सो हेंस वी आर गिविंग द GST कंपनसेशन. तो स्टेट का जो उसमें रोल है, द से ऑफ द स्टेट इज़ वेरी मच. सो बिकॉज द से ऑफ द स्टेट इज़ वेरी मच, हेंस वी आर टेकिंग द 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट 1/3 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है ना. और बाकी ये क्लियर है आपको कि जो अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं GST काउंसिल में, ठीक है, तो उसको 3/4 की बैकिंग मिलनी चाहिए वाया द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्लियर। सो बेस ईयर के बारे में पूछ रहा है, बेस ईयर क्या होता है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट द बेस ईयर इज द representative year which must not experience any abnormal incidents such as the drought, flood or earthquake. Next, it gives an idea about the change in the purchasing power and allows the calculations of the inflation adjusted growth estimates. Now which one of the following is the incorrect? कौन सा statement जो है वो incorrect है? सो द करेक्ट आंसर इज दी डी, यानी कि कोई भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट नहीं है, दोनों ऑप्शन सही हैं। देखिए बेस ईयर क्या होता है, सपोज इफ़ यू वांट टू टेक द वैल्यू ऑफ समथिंग, जैसे हम लोग अभी कोई स्कीम बना रहे हैं राइट नाउ, इफ़ वी आर मेकिंग एनी स्कीम, सो फॉर दैट वी आर टेकिंग द डेटा इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 2011। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेस ईयर है हमारा। ठीक है, इसी तरफ इन दी फाइनेंशियल सेक्टर वी टेक द बेस ईयर ऑफ मैनी, जैसे सपोज CPI है, WPI है, ठीक है ना, और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बेस ईयर लेके चलते हैं और वहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। बट द थिंग दैट यू शुड calculate in your mind is that if there's any base year, so that base year should be free from any abnormal incident. That base year should be free from an abnormal incident like the drought, flood, earthquake. Means कुछ होना नहीं चाहिए. The year should be a normal year. Clear? And it gives the idea about the change in the purchasing power and allows the calculation of the inflation and adjusted growth estimate. तो उस ईयर से हम लोग कैलकुलेट करके सारी चीज़ों को निकालते हैं. क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस ईयर. ठीक है, इकोनॉमी में कई बार पढ़ा होगा आपने. नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू द GST. फर्स्ट बात कर रहे हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई इनवॉइसिंग इज टू इनेबल द इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस द GST इकोसिस्टम. नेक्स्ट, it will help to curb the actions of the tax evaders and reduce the number of the fraud. At present, it is implemented only for the larger company with turnover of around 500 crores. Now, which of the following is the correct? कौन सा statement correct है? So, the correct answer of the given question is B. Means only the statement 1 and 2 is correct. Now, पहले देखते हैं what is the e-invoicing. E-invoicing क्या होता है? ठीक, with respect to GST. जब कोई आप सामान लेते हो, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग ई-इनवॉइसिंग बेसिकली जनरेट होता है. ठीक है, अब एक डोंट कंफ्यूज दिस ई-इनवॉइसिंग विद द ई-वे बिल. ठीक, ई-वे बिल क्या है? ई-वे बिल इट इज़ जनरेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, तो ई-इनवॉइसिंग क्या है? ई-वे बिल जो है इट इज़ जनरेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ई-इनवॉइसिंग. So the first statement is the primary objective of the e-invoicing is to enable the interoperability across the entire GST system. ठीक, तो पूरे जो GST सिस्टम में एक इंटरऑपरेबिलिटी को मेंटेन किया जाए. दिस इज दी प्राइमा फेसिया फंक्शन ऑफ द ई-इनवॉइसिंग. क्लियर? सो उससे ये पता चलेगा कि कहाँ पर कितने सारे प्रोडक्ट खरीदे गए, कितने बेचे गए. सो दैट मीन्स वी कैन गेट दी होलिस्टिक पिक्चर, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, अ ब्रॉड विजन, अ ब्रॉड व्यू ऑफ कंप्लीट GST वर्किंग मैकेनिज्म. द नेक्स्ट इज it will help to curb the action of the tax evaders and reduce the number of the frauds. This is also correct. ठीक, so e-invoicing रहेगी सबके साथ, तो there will be proper estimation कि कोई प्रोडक्ट कितना बेचा जा रहा है, क्या है और कहाँ बेचा जा रहा है. so there will be proper data of everything. ठीक, the next is at present the implemented it is implemented only for the larger companies with turnover of over 500 crores. क्लियर? सो अभी क्या है, बेसिकली ये बात सही है, ठीक है, कि पहले जो ये बात सही है, लेकिन दिस इज फॉर दी पास्ट में क्या था कि व्हेन द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड, सो इट वाज ओवर टर्नओवर ओवर दी 500 करोर्स. ठीक है ना, पर विद इन द 3 year of the implementation of the scheme we have lowered it to the 5 crore. So now this amount is 5 CR. Clear? So at present if there's any company whose turnover is more than 5 crore, ठीक है ना, सो इट विल कम अंडर द रिजीम ऑफ द ई-इनवॉइसिंग. क्लियर? अब आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन लीड टू द इन्फ्लेशन. कौन सी सिचुएशन जो है इन्फ्लेशन को लीड करेगी? द फर्स्ट इज रिडक्शन इन द मनी सप्लाई, हाई लेवल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, स्लजिश ग्रोथ विद द एग्रीगेट डिमांड, रैपिड ग्रोथ एग्रीगेट डिमांड, ओवरवेट सप्लाई. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज डी. ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा है कि
कौन सा जो है इन्फ्लेशन को लीड करेगा? डी ऑप्शन देखें, रैपिड ग्रोथ ऑफ द एग्रीगेट डिमांड ओवर आउटवेट द सप्लाई, यानी कि आउटवेट द सप्लाई मीन्स द सप्लाई इज लेस, द डिमांड इज हाई. If the supply is let demand the high, so means the people are willing to pay more. People are willing to pay more for the जो भी गुड बचा हुआ है, क्योंकि सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो यानी कि उस चीज़ की जो प्राइस है वो महंगा हो जाएगा. इट विल कॉज द इन्फ्लेशन इन द सिस्टम. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन? द फर्स्ट इज CRR, providing the more subsidy on the export, increasing the rate of the interest on the saving and the fixed deposit, increasing the non-planned expenditure on the defense, police and etc. Now, which one of the following is the correct? So, the correct answer of the given question is C. Clear? Question क्या कह रहा है कि which of the following measures that can be used by the government to combat inflation? इन्फ्लेशन को combat करना है. पहला है कैश रिजर्व रेशियो. ठीक, कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि जो रिजर्व कैश को बैंक मेंटेन करके रखता है, यानी बैंक अपने पास कुछ कैश रखता है और उसी को बोलते हैं क्या, कैश रिजर्व रेशियो. उसको बेच नहीं सकता, मतलब उसको लोन पे नहीं दे सकता. अब बोल रहा है कि रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि इसमें रिडक्शन कर देंगे. तो अगर कैश CRR के अमाउंट में रिडक्शन करोगे तो बैंक क्या होगा, बैंक के पास वो अमाउंट जो बचा हुआ है वो पब्लिक में दे देंगे, तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता. द नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडी ऑन द एक्सपोर्ट. इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग मोर सब्सिडी मीन्स यू आर plumping more fund in the market, so this will further inflate the economy. The next thing is increasing the rate of the interest on the saving and fixed deposit. ये सही है. If you are increasing the rate of interest, अगर आप इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, तो पहली चीज़, अगर इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो तो लोन में भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. अगर लोन में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो कोई लोन लेगा नहीं, लोन नहीं लेगा यानी कि मार्केट में पैसा नहीं आएगा. क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज, अगर फिक्स FD फिक्स डिपॉजिट में भी क्या बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, तो पीपल विल विलिंग टू डिपॉजिट देयर मनी इन दी FD. और जब वो अपनी मनी को FD में डिपॉजिट करेंगे तो मार्केट से पैसा बाहर जाएगा. क्लियर? पैसा बाहर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक. द नेक्स्ट थिंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. When RBI booked profit by selling the dollars, it pays the dividend to the central government. Now, in the last 5 years, the RBI was net seller of the dollar in each financial year. Which of the following is the correct answer? So, the correct answer of the given question is A. यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, when the RBI booked profit, when RBI books profit by selling the dollars, इट पेज द डिविडेंड टू दी सेंट्रल बैंक. ये करेक्ट है. जब भी RBI क्या होता है, डॉलर को बेचती है तो वो सेंट्रल बैंक को कुछ डिविडेंड देती है, लाभांश देती है. क्लियर? द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इन द लास्ट 5 years द RBI वॉज द नेट सेलर ऑफ द डॉलर्स इन ईच फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. नो दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट, बिकॉज अगर RBI की बात किया जाए, ठीक है ना, तो RBI जो है वो, ये तो बात सही है कि पिछले, अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, ठीक, और बाकी के फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें, 21 की बात करें, 2020 की बात करें, तो इन 3 फाइनेंशियल ईयर में RBI जो था वो नेट परचेजर था. क्या था? RBI नेट परचेजर था. बट फाइनेंशियल ईयर 23 में RBI जो था वो नेट सेलर ऑफ डॉलर हो गया. नेट सेलर ऑफ डॉलर हो गया, यानी कि उसने डॉलर को बेचा है. क्यों बेचा है, इसका रीज़न भी पता है हमें. फॉर एग्जांपल, हम लोग को सपोज क्रूड ऑयल खरीदना था, ठीक है, हम लोग को डिफेंस में कुछ खरीदना था, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी थी, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि एज द प्राइस ऑफ द डॉलर इंक्रीज्ड, मार्केट में प्राइस डॉलर का इंक्रीज़ हो गया था, ठीक है, और बिकॉज ऑफ लाइक, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो रुपी का जो स्टेटस था वो नीचे गिर रहा था. तो रुपी को बचाने के लिए हम लोगों ने अपना फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व को बहुत सारा सेल किया है. और क्योंकि जो US में परसेंटेज जो था वो इंक्रीज़ कर गया था, यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा था, तो इंडियन इकोनॉमी से लोग पैसे क्या है बाहर निकाल के ले जा रहे थे और US इकोनॉमी में डाल रहे थे. तो उसकी वजह से भी हमें डॉलर काफ़ी सेल करना पड़ा टू जस्ट मेक दी रुपी स्टेबल. ठीक
ठीक है, तो ये सारे जो थे वो रीज़न थे। तो यहाँ पर हमने 17 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। दीज क्वेश्चन आर क्यूरेटेड एज पर द डिमांड ऑफ द यूपीएससी। करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स के बेस पे नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी क्वेश्चंस को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर वैल्यूएबल कमेंट्स in the comment section box. Till then, take care, goodbye, thank you, Jai Hind.